हेलो एंड वेलकम बैक टू टैप 47। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला। हाँ, सीरियसली कुछ नहीं। ना कोई नया कॉन्सेप्ट, ना कोई नई डेफिनेशन, ना कोई नया डायग्राम, कुछ भी नहीं। तो फिर हम आज करने क्या वाले? आज हम एक नया गेम खेलने वाले। गेम का नाम है द एज ऑफ LLMs। हाँ, द एज ऑफ एम्पायर जैसा ही द एज ऑफ LLMs, पर ये थोड़ा कंडेंस्ड है। ठीक है, इसमें एक टावर है, टावर में एक राजा है, राजा को हो गई है प्रिजन। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उस राजा को रेस्क्यू करवाना। ठीक है, टावर, टावर में राजा, राजा को प्रिजन, राजा को करवाना है रेस्क्यू। बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन। अब ये रेस्क्यू होगा कैसे? रेस्क्यू करवाने के लिए देयर आर 5 स्टेजेस। हर स्टेज को पार करने के लिए हमारे पास है एक पजल। उस पजल का अगर हम सही आंसर देते हैं तो राजा फ्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। पजल्स का आंसर्स, पांचों स्टेज पार राजा फ्री। ठीक है, अब ये पजल्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, पजल्स बहुत सिंपल है। इतने सिंपल है कि 5वीं और 7वीं के बच्चे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए, कोई प्रोबेबिलिटी की नॉलेज नहीं चाहिए, कोई मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल इंग्लिश के पजल्स हैं जो आप और मैं 5वीं और 7वीं में किया करते थे। ठीक है, तो मैं हूं रजत, आप देख रहे हो टैप 47 और आओ शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये है आपके सामने आपका गेम एज ऑफ LLMs एंड थोड़ा सा इस गेम को पढ़ते हैं। ठीक है, ईच डोर इज सील्ड बाय अ डिफरेंट एन्चेंटमेंट। यू मस्ट सॉल्व ऑल 5 पजल्स टू फ्री द किंग। एट द एंड समथिंग सरप्राइजिंग विल बी रिवील्ड अबाउट व्हाट यू वर एक्चुअली डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या लेवल्स हैं? द इंस्क्रिप्शन वॉल इज लेवल नंबर 1, द हॉल ऑफ मिरर्स इज लेवल नंबर 2, द विस्परिंग गैलरी इज लेवल नंबर 3, ओरेकल्स डोर इज लेवल नंबर 4 एंड अनरेवलिंग स्पेल इज लेवल नंबर 5। बस ये फैंसी नाम दिए हैं मैंने, बट ये लेवल 1 2 3 4 5 हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं और हर एक लेवल में समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो वी विल एंटर द टावर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे द फर्स्ट लेवल इज द इंस्क्रिप्शन वॉल। इसका नाम है इंस्क्रिप्शन वॉल। द फर्स्ट चेंबर इज सील्ड विथ एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। ब्रेक द carved text into right stone fragments to unseal the door। ठीक है, एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या एंड फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो मुझे दिया गया है एक इंस्क्रिप्शन टू डिकोड। द किंग लव्ड क्रिकेट। ओके, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, ईडी, लव्ड, द, इंग, कैट, प्ले, क्रिक, क्वीन, हैट, किंग, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन कार्ड्स को यूज़ करके मुझे ये सेंटेंस बनानी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। इसमें मुझे पहले चाहिए द, तो मैं इसमें ढूंढूंगा कि द है क्या। ओके, द है, मैंने द डाल दिया। द किंग, ठीक है, तो किंग के लिए मैं यहाँ किंग ढूंढूंगा। वेरी गुड, मेरे पास किंग भी है। लव्ड अगर मैं ढूंढूँ तो मेरे पास लव्ड भी है। वेरी गुड, द किंग लव्ड। अब क्रिकेट अगर मैं ढूंढूँ यहाँ पे, तो क्रिकेट ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्रिक और कैट। मुझे इनको 2 पर्टिकुलर वर्ड्स में ब्रेक करना पड़ा, क्रिकेट को, और तब मुझे वो यहाँ पर से मिल गए। बेसिकली अगर मैं इसको फंडामेंटली यहाँ पे देखूँ तो इस लेवल में क्या हो रहा है, मुझे एक सेट ऑफ कार्ड्स दिए हैं जो कि प्री डिफाइंड है। ये कार्ड्स मैंने नहीं बनाए, ये मुझे दिए गए हैं और एक स्टेटमेंट दी गई है जो वो कार्ड्स यूज़ करके मुझे क्रिएट करनी है। तो इन कार्ड से मैंने ये स्टेटमेंट को क्रिएट कर दिया। ग्रेट, अब इसको चेक करते हैं। ग्रेट, ये आंसर करेक्ट है। वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। सेम ऑब्जेक्टिव, बट आप इस बार मेरे साथ इसको सॉल्व करो। ठीक है, प्लेइंग अंडर मूनलाइट, मेरे को इन वर्ड से इसको क्रिएट करना है। प्लेइंग के लिए प्ले मुझे दिख रहा है और मुझे इंग दिख रहा है, तो प्लेइंग बन गया। अंडर के लिए मुझे यहाँ पे अंडर दिख रहा है और फिर मुझे मूनलाइट दिख रही है, तो ग्रेट, मूनलाइट, मून और लाइट, तो प्लेइंग अंडर मूनलाइट। सो इस सेंटेंस को मैंने इस फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्ड्स के थ्रू यूज़ करके बना दिया। तो ग्रेट, अब मैं इसको चेक करता हूँ। बहुत सही, तो ये भी हो गया। अभी ये शायद लास्ट इसका है क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट किंगडम। तो द ग्रेट, EST ग्रेटेस्ट, और फिर किंगडम। किंगडम के लिए हम लेंगे किंग और डम, राइट। सो द ग्रेटेस्ट किंगडम हमने फॉर्मुलेट कर दिया विद द फिक्स सेट ऑफ कार्ड्स दैट आई कैन सी ओवर हियर एंड देन आई कैन क्रिएट दिस एंटायर स्टेटमेंट। ग्रेट, इसको चेक करते हैं और हमारा पहला लेवल हो गया है पार। हम राजा के रेस्क्यू के बहुत पास अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेवल नंबर 1 हो गया है। इंस्क्रिप्शन वॉल था इसका नाम। इसमें हमने क्या किया, कुछ
फिक्स स्टेटमेंट्स के थ्रू, कुछ फिक्स वर्ड्स के थ्रू एक स्टेटमेंट को क्रिएट किया। 3 स्टेटमेंट्स थी, कुछ फिक्स कार्ड्स थे हमारे पास, उन कार्ड्स के थ्रू हमने वो स्टेटमेंट बनाया। बहुत ही सिंपल चीज़। नाउ विल गो टू लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 पे देखते क्या है। लेवल नंबर 2 का नाम है द हॉल ऑफ मिरर्स। क्या है ये हॉल ऑफ मिरर्स? Enchanted mirrors line the wall. Each character is described only by number. So characters होंगे like king, queen, sage, कुछ भी हो सकता है, उनको कुछ नंबर से हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। Match the unknown reflection to identify an ally and find the way through. So एक unknown inscription हमें दिया होगा, कुछ हमें known inscriptions दिए होंगे, हमें मैच करना है उस inscription को ताकि एक अलायंस बन पाए किंग को छुड़ाने के लिए। ठीक है। लेट्स सी, लेट्स गो टू द चेंबर एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द हॉल ऑफ मिरर्स, किंग दिख रहा है, नाइट दिख रहा है और सेज दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो किंग को इन्होंने डिस्क्राइब किया है विथ पावर, स्पीड, विजडम, एग्रेशन, पेशेंस, पॉपुलैरिटी। कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे कैरेक्टर्स को हमने डिफाइन कर रखा है। किंग को पावर दे रखी है 9, पॉपुलैरिटी दे रखी है 10। नाइट को दे रखी है पावर कम, पॉपुलैरिटी और कम। सेज को पावर दे रखी है 2, पॉपुलैरिटी 5, और ऐसे और भी पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने इन कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रखा है। वेरी गुड। ठीक है। अब एक अननोन रिफ्लेक्शन भी हमें दे रखा है, पता नहीं कौन है। ये हो सकता है कि किंग का दोस्त हो या किंग का दुश्मन हो, हमें नहीं पता। राइट। तो हमें ये देखना है कि अननोन रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा पास किससे है और हमें वो मैच करना है बेसिस ऑन दीज पैरामीटर्स। तो अगर मैं अननोन रिफ्लेक्शन का पावर देखूँ तो 8 है और किंग का पावर है 9, पावर 7, पावर 2, तो सेज के से तो इसकी पावर मैच नहीं हो रही। अब इसका अगर मैं स्पीड देखूं तो ये 4 है, किंग की 3 है, नाइट की 8 है, तो ये इसकी यहाँ पे स्पीड में ये नाइट से मार खा जा रहा है। तो अगर मैं सारे पैरामीटर्स देखूं, विजडम इसका किंग के पास दिख रहा है, अग्रेशन इसका किंग के पास दिख रहा है, पेशेंस इसका किंग के पास दिख रहा है, पॉपुलैरिटी भी इसकी किंग जितनी दिख रही है, तो हाई चांस है कि ये वाला अननोन रिफ्लेक्शन किंग के पैरामीटर से मैच करे। ठीक है, बिकॉज ये नाइट और सेज के पैरामीटर से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे किंग का अलाय बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट। तो मैंने एक किंग का अलाय बनाया, यस द रिफ्लेक्शन मैचेस, ग्रेट। सो अच्छे प्रोबेबिलिटी से दिस मैच्ड विद द किंग। अब एक और रिफ्लेक्शन हमारे पास है, इसकी पावर 6 है, स्पीड 9 है, विजडम इसकी 3 है, अग्रेशन इसका 8 दिखा रहा है, पेशेंस 4 है, पॉपुलैरिटी 5 है। तो ये हाई चांस है कि ये नाइट से मैच कर रहा है। राइट। तो हम इसको नाइट से मैच करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी इफ देयर इज अनदर अननोन रिफ्लेक्शन ओवर हियर। तो इसको नाइट से मैच करने की मैं कोशिश करता हूँ एंड ग्रेट, द रिफ्लेक्शन मैचेस, द पैसेज इज रिसीव्ड। राइट। सो हमने 2 क्लूज यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। पहले में वो किंग से मैच हुआ, दूसरे में वो नाइट से मैच हुआ। हमें अलाई से मैच करना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि हम करेक्ट आंसर दें। राइट। सो दैट द किंग कैन बी रेस्क्यूड। थर्ड आ रहा है अननोन रिफ्लेक्शन, जो कि है मैच करना है हमें 3 पावर, स्पीड भी 3, विजडम 9, अग्रेशन 2, पेशेंस 9, पॉपुलैरिटी 4। तो आई थिंक दिस मैचेस मोर विद द सेज ओवर हियर। राइट। तो मैं इसको सेज से मैच करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो सेज का रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, वो मैच कर रहा है इस अननोन रिफ्लेक्शन के पैरामीटर्स से। राइट। तो हम इसको सेज से मैच करते हैं। तो ग्रेट, ये भी पास हो गया। सो हमारे 2 लेवल सब पास हो गए। लेवल नंबर 1 पास हो गया जहाँ पे हमने इंस्क्रिप्शन किया था, सेंटेंसेस को कार्ड से बनाया था। लेवल नंबर 2 भी पास हो गया जहाँ पे हमने कार्ड्स को या कैरेक्टर्स को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया और उनको मैच किया कुछ अननोन रिफ्लेक्शन से बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स। राइट। सो स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, वी आर मोर देन क्लोज टू रेस्क्यू द किंग नाउ। ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, द विस्परिंग गैलरी। देखते हैं इस स्टेज में क्या होने वाला। द थर्ड स्टेज सेज दैट द सेम वर्ड इकोज थ्रू द कॉरिडोर्स बट चेंजेस मीनिंग विथ ईच इको। फाइंड द एंकर वर्ड दैट रिवील्स द ट्रू पाथ। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हम लोग एक क्लू देखते हैं एंड उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सेम वर्ड इकोज थ्रू द कॉरिडोर्स बट चेंजेस मीनिंग विथ ईच इको, फाइंड द एंकर वर्ड। ठीक है। द किंग वॉक्ड ऑन टू द पिच टू बैट। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पिच का एंकर कौन है, विच वर्ड एंकर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिच। तो द किंग वॉक्ड ऑन टू द पिच टू बैट। अब अगर मैं देखूँ तो बैट करने अगर वो जा रहा है तो पिच की मीनिंग डिफाइन हो रही है बैट से। राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं बैट अगर आंसर देता हूँ तो पिच की मीनिंग बैट से एंकर हो रही है।
राइट। अगर मैं अभी जोर से बोलता हूँ तो मेरी वॉइस की पिच बढ़ जाएगी, राइट, बट उसकी मीनिंग एंकर होती है वॉइस से। अगर मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ तो वो पिच अलग हो गई, मेरी वॉइस की पिच अलग हो गई, रूफ की पिच अलग हो गई, राइट। सो यहाँ पे हम जाते हैं बैट पे, राइट। सो बैट मीन्स क्रिकेट पिच, राइट। सो उस स्टेटमेंट का एंकर वर्ड था पिच, राइट। पिच को एंकर कर रहा था बैट। अब आते हैं दूसरे क्लू पे। द पिच ऑफ द पैलेस रूफ वॉज स्टीप, ओके। तो अब यहाँ पे बात हो रही है पैलेस रूफ की, ठीक है। पैलेस रूफ की बात हो रही है और उसके पिच की बात हो रही है, तो रूफ की पिच है, राइट। तो रूफ को पिच, बेसिकली अगर मैं पिच का एंकर स्टेटमेंट में देखूं तो वो वर्ड रूफ है, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रूफ होना चाहिए। हो सकता है ये गलत भी हो, बट विल ट्राई टू सी इफ इट इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ये रूफ होना चाहिए, तो मैं जाता हूँ रूफ पे, करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली इस पूरे पजल में हमारा काम ये है कि जो भी वर्ड है उसका एंकर वर्ड कौन सा है, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। अगले वाले में अब आप कोशिश करो कि आंसर क्या है। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकूंगा, आप मुझे बताना कि आंसर क्या हो सकता है। द किंग हेल्ड कोर्ट इनसाइड द पैलेस। तो इस कोर्ट वर्ड को एंकर कौन कर रहा है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस कोर्ट को एंकर कर रहा है? उसने अपनी सभा पैलेस के अंदर रखी, राइट। दैट इज व्हाट दिस वर्ड कोर्ट मीन्स। तो इस कोर्ट को एंकर कौन कर रहा है? किंग एंकर कर रहा है, या पैलेस एंकर कर रहा है, या फिर इनसाइड एंकर कर रहा है, या हेल्ड एंकर कर रहा है? सोचो, ठीक है। एक काम करते हैं, विल गो विथ पैलेस, राइट, बिकॉज अगर पैलेस है तभी कोर्ट है, कोर्ट इनसाइड द पैलेस है, राइट। सो आई थिंक द आंसर शुड बी पैलेस। हो सकता है गलत हो, नहीं, बट ये सही है, ठीक है। सो पैलेस इज बेसिकली व्हाट इज एंकरिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्ट ओवर देयर। अब एक और एग्जांपल है, किंग चैलेंज्ड हिम ऑन द टेनिस कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट की मीनिंग को कौन एंकर कर रहा है? चैलेंज नहीं कर रहा है, किंग भी नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली टेनिस कर रहा है, बिकॉज यहाँ टेनिस कोर्ट की बात हो रही है, राइट। सो वी विल गो विद द वर्ड टेनिस ओवर हियर, ग्रेट। एक और है यहाँ पे, द किंग स्कोर्ड अ ब्रिलियंट रन, राइट। अब अगर यहाँ पे रन की मीनिंग में देखूं तो वो किस वजह से आ रही है? किंग के वजह से, अ के वजह से तो नहीं आ रही, ऑब्वियसली अ इज नॉट समथिंग दैट इज एंकरिंग द मीनिंग ऑफ एनीथिंग, राइट। किंग की वजह से आ रही है, मे बी, हो सकता है किंग की वजह से भी आए। ब्रिलियंट की वजह से रन की कोई एंकरिंग नहीं हो रही है, तो स्कोर्ड के हिसाब से चलते हैं कि द किंग स्कोर्ड अ रन, बेसिकली स्कोर करना, उस रन को बेसिकली रिलेट कर रहा है विद क्रिकेट, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, द नाइट हैड टू रन फ्रॉम द फ्लेम्स। यहाँ पे नाइट भाग रहा है फ्लेम्स से, तो फ्लेम्स होने की वजह से द रन इज गेटिंग अ मीनिंग दैट द नाइट इज रनिंग। यहाँ पे वो भाग रहा है, वहाँ पे वो रन बन रहा था, यहाँ पे वो भागने लगा, राइट। तो इस रन को अगर मैं देखूँ तो या तो नाइट हो सकता है या तो फ्लेम हो सकता है, देखो दोनों पॉसिबल है, बिकॉज नाइट के होने से वो रन को एंकर मिल रहा है, फ्लेम्स के होने से भी उस रन को एंकर मिल रहा है। सो वन आउट ऑफ दीज टू विल गो विथ फ्लेम्स। तो फ्लेम्स इज करेक्ट। नाइट भी कुछ प्रोबेबिलिटी में करेक्ट था, बिकॉज नाइट दौड़ रहा है, राइट। सो इट्स अ वर्ब, सो इट विल बी विथ बोथ, राइट। सो इस वाले स्टेज में हमने क्या किया, हमने एक वर्ड लिया, उस वर्ड की मीनिंग उस स्टेटमेंट में कौन से दूसरे वर्ड की वजह से एंकर हो रही है, इस चीज पे अटेंशन डाला, राइट। सो वी वर अटेंडिंग द एंकर मीनिंग बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। सो ये थर्ड लेवल भी हमारा पार हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल को पार कर लिया। अब हम आ रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे, या स्टेज नंबर 4 पे। पहले पे क्या किया था, याद करो, एक स्टेटमेंट थी, कुछ कार्ड्स थे, उन कार्ड से हमने उस स्टेटमेंट को बनाया। दूसरे स्टेज में हमने क्या किया, दूसरे स्टेज में हमने मैच किया किंग के अलाइस को या एवरी अननोन रिफ्लेक्शन को विद अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर वैल्यूज, राइट। फिर थर्ड में हमने क्या किया, हमने एंकरिंग की बिटवीन द वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, राइट। अब आते हैं स्टेज नंबर 4 पे। स्टेज नंबर 4 का नाम है द ओरेकल्स डोर। एन ओरेकल ब्लॉक्स द स्टेयरवे, स्पीकिंग इन हाफ सेंटेंसेस। तो आधी आधी सेंटेंस में वो बात करने वाला है हमसे। कंप्लीट द प्रोफेसी टू कन्विंस इट टू लेट यू पास, ठीक है। चलते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। द किंग वॉकड ऑन टू द क्रिकेट, इन चारों में से कोई एक वर्ड हमें पिक करना है। द किंग वॉकड ऑन टू द क्रिकेट पैलेस भी हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्रिकेट पैलेस क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्रिकेट फील्ड हो सकता है, क्रिकेट की फील्ड होती है, द किंग वॉकड ऑन टू द क्रिकेट फील्ड।
द किंग वॉकड ऑन टू द क्रिकेट पिच, पिच भी हो सकता है, क्रिकेट का ग्राउंड भी हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता है पिच की होगी, वे उस क्रिकेट पिच यूजुअली साथ में लिया जाता है, बट विल गो विथ पिच। फील्ड ग्राउंड भी सही है, राइट। सो देर विल बी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद एन आंसर ओवर हियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पे आप अगर देखो तो फील्ड को 55% प्रोबेबिलिटी दी गई है, 35% दी गई थी पिच को, राइट। फील्ड वॉज ऑल्सो करेक्ट, पिच वॉज ऑल्सो करेक्ट, तो 55-35 का डिस्ट्रीब्यूशन था। सो एनी वर्ड यू कुड हैव प्रेडिक्टेड। विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड। ही पिक्ड अप द बैट एंड वॉकड, स्माइल्ड, क्राइड, स्वंग। देखो चारों हो सकता है, बैट उठा के हंस तो सकते हैं इंसान, वो चल भी सकता है। स्वंग, स्वंग मीन्स मोर बिकॉज उसने उठा के फिर ऐसे कुछ खेला हो, कुछ नहीं किया हो। अगेन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, वी जस्ट हैव टू सी कि कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, राइट। सो विल गो विथ स्वंग ओवर हियर। ग्रेट, स्वंग इज करेक्ट, बट 40, 25, 22 ऐसी थी प्रोबेबिलिटी। सो एनीथिंग दैट यू वुड हैव टेकन वुड हैव वर्कड। क्राइड इज अ लिटिल लेस प्रोबेबल बिकॉज बैट उठा के रोने का बहुत कम चांस है अनलेस आप हार ही गए, ठीक है। द क्राउड चैंटेड द किंग्स, रेसिपी तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऐसे तो रेसिपी तो कोई चैंट नहीं करेगा। सॉन्ग हो सकता है, ठीक है, नेम भी हो सकता है, प्रेज भी हो सकता है। विल गो विथ नेम। नेम की 85% है, सॉन्ग की 8% है, प्रेज की 5 और रेसिपी की 0.1% है। सो ये आंसर के हिसाब से हमारा करेक्ट था। 0.1% रेसिपी था, बाकी को थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, नेम को 85% थी, ठीक है। आफ्टर द मैच द किंग रिटर्न टू हिज थ्रोन, हो सकता है, पैलेस भी हो सकता है, किंगडम भी हो सकता है। किचन कम चांस है, मतलब किंग किचन नहीं जाएगा, राइट। आप में होते तो शायद चले जाते, बट किंग का किचन जाना थोड़ा सा कम प्रोबेबल है। तो आफ्टर द मैच द किंग रिटर्न टू हिज, लेट्स गो विथ किंगडम, राइट। तो यहाँ पे किंगडम थर्ड था, थ्रोन 25%, पैलेस 50%, द किंगडम वॉज 15%, ठीक है। बट इट वॉज करेक्ट, मतलब ऐसा यहाँ पे कोई करेक्ट रॉन्ग आंसर नहीं है। वी जस्ट हैड टू गेस व्हाट कैन बी करेक्ट, राइट। तो किंगडम भी सही था, पैलेस भी सही था, थ्रोन भी सही था, ठीक है। सो लेवल नंबर 4 भी सही हो गया, इसमें हमने थोड़ी सी गलतियाँ की हैं, बट अगेन लेवल नंबर 4 पार तो हो गया हमारा। अब आते हैं हम लेवल नंबर 5 पे, द अनरैवलिंग स्पेल, ठीक है। लास्ट लेवल है, अगर हम ये सही से कर लेते हैं तो विल गो थ्रू, ओके। किंग इज जस्ट बियॉन्ड दिस डोर, कंस्ट्रक्ट द काउंटर स्पेल वर्ड बाय वर्ड, ईच वर्ड शेप्स व्हाट कैन फॉलो एंड नथिंग कैन बी अनसेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल में ये होगा कि कुछ सेंटेंस दी होगी और हमें अगला वर्ड अगला वर्ड अगला वर्ड अगला वर्ड प्रेडिक्ट करते हुए जाना है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव प्रेडिक्टेड बिफोर, राइट। सो कोशिश करते हैं। द स्पेल अभी तक, द स्पेल सो फार इज द किंगडम, चीयर्ड, ऑनर्ड, लव्ड, सेलिब्रेटेड, चारों वर्ड फिट करते हैं। विल गो विथ सेलिब्रेटेड, ठीक है। द किंगडम सेलिब्रेटेड, अब वर्ड्स चेंज हो गए, अगर आप यहाँ देखोगे मेरा ये जो सेंटेंस है अब आ गया द किंगडम सेलिब्रेटेड। अब मैं एक नया वर्ड पिक करूंगा, थ्रू, विथ, अंटिल, अंडर। तो यहां लेते हैं विथ, फायरवर्क्स, ठीक है। द किंगडम सेलिब्रेटेड विथ फायरवर्क्स एंड देन, ठीक है, डन, किंग फ्री हो गया, हमारा पूरा लेवल पार हो गया है। हमने क्या किया लास्ट लेवल में, हमने लास्ट लेवल में एक एक करके वर्ड को प्रेडिक्ट किया। द किंगडम सेलिब्रेटेड विथ फायरवर्क्स एंड देन, हर एक वर्ड जो हम ले रहे थे हम वो पिछले वर्ड के बेसिस पे ले रहे थे, तो हमारे पांचों स्टेज यहाँ पे पार हो गए, ठीक है। अब समझते हैं हम एक्चुअली पिछले 10-15 मिनट से कर क्या रहे थे। तो लेवल नंबर 1 में था इंस्क्रिप्शन वॉल, अब इसकी समरी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। यू सॉ द ग्रेटेस्ट किंगडम कार्व्ड इन स्टोन, राइट। हमको एक स्टेटमेंट मिली थी, ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिले थे, बट द ओनली fragments, they were not words, they were only fragments, they were not words. Kingdom wasn't there, you built it from king plus dumb, right? We did it this way, king और dumb को use करके हमने kingdom बनाया। greatest didn't exist, आपने great और est को लेके बनाया। you assembled it from great plus est. the words were hiding inside these pieces, right? so हमारे पास कुछ pieces थे, हमने उस pieces से ये वाली sentence को generate किया था, याद करो, right? ऐसे कुछ 3-4 statements थे, उसके थ्रू हमने ये बनाया। अब इसको relate करते हैं AI के थ्रू। AI में एक्चुअली कैसे होता है, जो हम LLMs यूज़ करते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है टोकनाइजेशन, राइट। तो हमने जो ये चीज़ की इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। उसको कुछ भी बोलते हो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है। और ये पूरी गेम का पॉइंट ही ये है कि मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो एक जनरेटिव AI की क्वेरी के प्रोसेस में होते हैं उनको ऐसे ब्रेक डाउन करके दिखाऊं कि वो कुछ है ही नहीं, राइट। अगर आप वो पिछले 5 स्टेज समझ गए हो तो आप एक पूरे क्वेरी की लाइफ साइकिल को बहुत आराम से समझ जाओगे,
ठीक है, अब समझते हैं इसका इनसाइड द एआई डेफिनेशन या इनसाइड द एआई अंडरस्टैंडिंग. दिस इज लिटरली स्टेप 1 ऑफ व्हाट एन एआई डज विथ एवरी सिंगल मैसेज यू सेंड. ठीक है, बिफोर इट रीड्स अ वर्ड इट स्मैशेस योर एंटायर मैसेज इनटू फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड वोकैबुलरी ऑफ 1 लाख पीसेस. सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैं चैट जीपीटी को लिखता हूँ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ, तो वो उस पूरी की पूरी क्वेरी को ब्रेक डाउन करता है इसी तरीके से. ये मेरी क्वेरी है द ग्रेटेस्ट किंगडम, उसको वो ब्रेक डाउन करता है द ग्रेट ईएसटी किंगडम. उसके टोकन्स अलग हो सकते हैं, उसके ये जो कार्ड्स हैं जो फिक्स्ड 1 लाख पीसेज हैं वो अलग हो सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि मैंने जैसे बनाए वो वैसे ही होंगे, बट वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो हमने स्टेज में किया था. हमने ग्रेटेस्ट किंगडम को लिया और इसको ब्रेक डाउन किया था द ग्रेट ईएसटी किंगडम, ऐसे किया था, राइट. वैसे ही आप जो भी वर्ड उसको भेजते हो उसको वो टोकनाइज करता है. टोकनाइज करता है का मतलब उसको वो ब्रेक डाउन करता है. अगर मैं अनबिलीवेबल इस वर्ड को लूँ तो वो उसको कुछ ऐसे कर सकता है, अनबिलीवेबल, ऐसे उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया. ठीक है, तो ये बन गए उस वर्ड के टोकन. चैट जीपीटी बिकम्स मे बी समथिंग लाइक चैट जीपीटी. क्रिकेट हो सकता है कि पूरा का पूरा रहे, क्योंकि क्रिकेट एक कीड़े का भी नाम है, एक स्पोर्ट का भी नाम है, हो सकता है वो टोकन एग्जिस्ट करता हो वहाँ पे ऑलरेडी. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एवरी क्वेरी दैट वी आर सेंडिंग टू चैट जीपीटी, उसको वो ब्रेक डाउन करता है इनटू वर्ड्स, और वो वर्ड्स को वो बोलता है टोकन्स. और ऐसे एक फिक्स सेट ऑफ 1 लाख टोकन्स जीपीटी के पास है, क्लॉड के भी पास है, हर एक एलएलएम के पास अपने खुद के होते हैं. ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन. क्या बोलते हैं? टोकनाइजेशन. सो फर्स्ट प्रोसेस व्हेनेवर यू सेंड अ क्वेरी इज टू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस, जैसे हमने किया था गेम के दौरान, विच इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन. ठीक है, ये आ गया समझ में. एवरी वर्ड यू हैव एवर टाइप टू एन एआई वाज शैटर्ड इनटू फ्रेगमेंट्स बिफोर द एआई रेड अ सिंगल लेटर. ये क्यों करता होगा? सोचो. देखो, कोई भी कंप्यूटर एल्गोरिदम, कोई भी कंप्यूटर कोड, कुछ भी तुम अगर लिख रहे हो, उसे अंग्रेजी नहीं समझ में आती. अंग्रेजी तुम्हें, मुझे, बाकी लोगों को समझ में आती. इट्स अ ह्यूमन लैंग्वेज. It's not a assembly language, it's not a binary language, it's not a language that is native to the computers. CPU, GPU को क्या समझ में आता है? उनको 0101 समझ में आता है. तो अगर मैं उसको इंग्लिश में कुछ भेज रहा हूँ तो उसको कुछ एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिससे वो उसको जीरोज एंड वंस पे कन्वर्ट कर पाए. अब हर एक वर्ड को वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसने क्या किया, उसने उसके लिए टोकनाइजेशन कर दिया कि इसको मैं कैसे सबसे ईजिली समझ पाऊंगा. ये ऐसे क्यों किया, ये ग्रेट और ईएसटी क्यों किया, ग्रेटेस्ट क्यों नहीं किया, ये मैं तुम्हें बताऊंगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वील कम टू द इंट्यूशन ऑफ व्हाई टोकनाइजेशन वर्क्स लाइक दिस. बट व्हेन यू आर एट जीरो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम समझो कि टोकनाइजेशन होता है, राइट. देयर इज अ प्रोसेस लाइक टोकनाइजेशन. तो एकदम फिर से एक फटक से रिवाइज करते हैं. द ग्रेटेस्ट किंगडम, अगर ये सेंटेंस मैं भेजता हूँ तो उसको वो कुछ ऐसे द ग्रेट ईएसटी किंगडम स्टेप नंबर 1 पे ब्रेक करता है. एनी एलएलएम विल ब्रेक इट इन दिस वे. ये आ गया समझ में? बहुत सिंपल. हमने इसको गेम से रिलेट किया. इंस्क्रिप्शन वॉल जो पहला हमारा पार्ट था उसमें हमने यही किया. ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. सेकंड क्या था? द हॉल ऑफ मिरर्स. द हॉल ऑफ मिरर्स में हमने क्या किया था? 3 कैरेक्टर्स यूजिंग 6 नंबर्स, पावर, स्पीड, विजडम, अग्रेशन, पेशेंस एंड पॉपुलैरिटी. ऐसे 6 पैरामीटर्स में हमने, याद करो, किंग को, सेज को, नाइट को डिस्क्राइब कर रखा था. किंग, नाइट, सेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे दिख रहा था, राइट. किंग स्कोर्ड एक 9, 3, 8, 5, 7, 10 इन पूरे पैरामीटर्स पे. सेज ने ये कुछ किया और वैसे ही कुछ नाइट का भी था. फिर हमारे पास एक मिस्ट्री कैरेक्टर था. उस मिस्ट्री कैरेक्टर को हमने मैप किया था विद द क्लोजेस्ट पॉसिबल थिंग, राइट. हमारे पास जब एक मिस्ट्री कैरेक्टर आया था जो कि किंग के बहुत रिजेंबल कर रहा था तो हमने उसका आंसर किंग दिया था. जब नाइट के आया था तो नाइट दिया था, जब सेज के आया था तो सेज दिया था, याद करो, राइट. तो अब इसको समझते कि हमने एआई में ये चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट. सेम चीज़ जो आपने गेम में की, जहाँ पे कुछ भी मेंटल मॉडल या टेंशन नहीं थी, वही सेम चीज़ एआई भी करता है. समझते कैसे करता है? आफ्टर ब्रेकिंग योर मैसेज इनटू टोकन्स, स्टेप नंबर 1 याद करो, जहाँ पे वो ग्रेटेस्ट किंगडम को टोकन में तोड़ रहा था, द ग्रेट ईएसटी किंगडम, द एआई गिव्स ईच टोकन इट्स ओन लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो द को एक लिस्ट ऑफ नंबर से वो डिस्क्राइब करता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं 6 हो, बट ये हर एक मॉडल का अलग होगा. किसी में 3000 हो सकता है, किसी में 5000, किसी में 2000, किसी में 5, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं.
बट वॉट इट डज इज एक लिस्ट ऑफ नंबर्स से उसको डिस्क्राइब करता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी टोकन दैट्स देयर इज डिस्क्राइब्ड विद अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। द का कुछ नंबर होगा या एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, ग्रेट का कुछ नंबर होगा, EST का कुछ नंबर होगा, किंग का कुछ नंबर होगा, DOM का कुछ नंबर होगा। वैसे हर एक टोकन का एक नंबर वो डिफाइन करके रखता है। कौन करके रखता है? क्लॉड हो सकता है, अगर तुम GPT यूज़ कर रहे हो तो GPT हो सकता है, अगर जेमिनाई है तो हर एक LLM का अपना एक नंबर का फॉर्मेट होगा फॉर एवरी टोकन दैट इट हैज़ क्रिएटेड। ये आ गया समझ में? हर एक टोकन को वो एक नंबर से डिस्क्राइब कर रहा है। ग्रेट। ये लिस्ट को क्या बोलते हैं? इस लिस्ट को बोलते हैं एम्बेडिंग। इसे कुछ भी बोलते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। बट इन टेक्निकल टर्म्स, बिकॉज यू एंड मी आर लर्निंग LLMs, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग। ठीक है, हर कोई हर वीडियो जो तुम देखोगे वो तुम्हें बता देगा कुछ तो एक वेक्टर होता है, वेक्टर की नियरनेस होती है, कोसाइन सिमिलैरिटी कर दो, ये कर दो। क्या है बट वो वेक्टर, कहाँ से आया वो वेक्टर, क्या है वो एम्बेडिंग? ये है वो एम्बेडिंग। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट एवरी टोकन दैट्स देयर इन योर लैंग्वेज। इसको बोलते हैं एम्बेडिंग। क्या बोलते हैं? वापस से सुन लो, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग्स। ठीक है, किंग को एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिले थे, बराबर। हमारे इसमें कुछ पावर स्पीड इसके उसमें थे। ये तो देखो ये गेम के हिसाब से, वहाँ कोई पावर स्पीड नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि अरे वहाँ तो पावर कैसे होगी फिर किंग की कोई पावर एसोसिएटेड नहीं है वहाँ पे। किंग को एक मीनिंग स्पेस में तुम रख रहे हो। जब तुम एम्बेडिंग बना रहे हो तो तुम्हारा एक बहुत ही जायंट मल्टी डायमेंशनल स्पेस बन रहा है जिसमें तुम मीनिंग्स मैप कर रहे हो। ये समझो, तुम मीनिंग्स को मैप कर रहे हो, राइट। अब ऐसे सोचो कि किंग को एक तुमने कोऑर्डिनेट दे दिया, पूरी की पूरी मीनिंग्स पे एक सिंपल XY समझते हैं, अभी जान दो, उतना मल्टी डायमेंशनल ना आप सोच पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, राइट। एक सिंपल XY प्लेन समझो, आपने किंग को कहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किंग को आपने दे दिया कोऑर्डिनेट कुछ 0 1 फॉर एग्जांपल। अब आए आप क्वीन पे, क्वीन को उसके आसपास ही कहीं दोगे, बिकॉज दोनों की मीनिंग आसपास होना जरूरी है। किंग की मीनिंग और क्वीन की मीनिंग हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी। दोनों सेम नहीं हो सकते बिकॉज दोनों अलग चीजें, राइट। तो उनकी मीनिंग को तुम आसपास रखोगे। समझ में आया? दीज आर नेबर्स। क्रिकेट एंड फुटबॉल भी आसपास होंगे, राइट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एंड इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट हैज 11 प्लेयर्स, तो समवेयर उनकी मीनिंग को तुम आसपास रखोगे। तो एम्बेडिंग्स फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल वुड बी नियर अबाउट, किंग एंड क्वीन वुड बी नियर अबाउट, बिकॉज वो नेबर्स है, उनकी मीनिंग सेम है। बहुत सिंपल, ठीक है। क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लस्टर टुगेदर। अब ये सोचो, बैट जो क्रिकेट वाला था और बैट जो मैमल वाला था, वो दोनों के दोनों नेबर्स ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज वर्ड तो बैट है बट मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि मैंने एम्बेडिंग तो बना दी वर्ड की, मीनिंग के हिसाब से मैंने उनको रख दिया, बट क्या अगर दोनों का एक ही वर्ड के अगर दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जो बहुत अलग है तो तुम क्या करोगे? उस पर हम आएंगे, दैट इज सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। बट अभी के लिए हमने समझना क्या ज़रूरी है। स्टेप 1 टोकनाइजेशन, कि एक क्वेरी को तुम तोड़ते कैसे हो इनटू टोकन्स, उन टोकन्स को तुम रिप्रेजेंट कैसे करते हो ताकि मैं बाद में इसको मशीन को समझा पाऊँ। तो एवरी टोकन इज रिप्रेजेंटेड विथ द नंबर्स। यहाँ पे हमने वो नंबर्स दिए, ये नंबर्स तुमको एक मीनिंग स्पेस में उन्हें नेबर्स बनाने में, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। तो LLM ने क्या किया? पहले टोकनाइज किया, फिर उसके बाद इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जिसका नाम था एम्बेडिंग्स। सो फर्स्ट स्टेप इज टोकनाइजेशन, सेकेंड स्टेप इज एम्बेडिंग। हमने भी ये किया था कि किंग नाइट सेज को कुछ पावर्स और ये सब पे डिवाइड किया, एंड देन जब हमारा कैरेक्टर आया तो हमने उसको मैच किया, वही नेबर वाला कॉन्सेप्ट कि जो पास है उनका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी हमें दिख गई है, क्या? कि अगर बैट मैमल और बैट क्रिकेट वाला है तो वो तो आसपास ही स्टार्ट करेंगे, तो फिर इनको तुम अलग मीनिंग बनाओगे कैसे? ठीक है, इस पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो द AI डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स करेक्टली, नो वन अंडरस्टैंड वर्ड्स, राइट। AI क्या समझ में आ रहा है उसको पैटर्न समझ में आते हैं, उसको नंबर समझ में आते हैं। It plots them in a space where similar meanings live near each other, then does the maths on the coordinates. Again वही स्पेस मीनिंग वाले में उसने उनको प्लॉट किया, सिमिलर मीनिंग वाले आसपास रहते हैं, अलग मीनिंग वाले दूर दूर रहते हैं। बहुत सिंपल, ऐसे ही वो समझता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, टोकनाइजेशन के बाद एम्बेडिंग्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
नेक्स्ट स्टेप था हमारा विस्परिंग गैलरी। याद करो, इसमें हम वो नहीं कर रहे थे कि ये पिच किसके आसपास है, बैट के आसपास है या ये पिच रूफ के आसपास है। हमने कुछ 6 ऐसे सॉल्व किए थे, याद करो, जिसमें बोल रहे थे हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, राइट। सो हियर इफ यू सी विच वर्ड एंकर्स द मीनिंग, दिस एंकर्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पिच की मीनिंग उसे बैट दे रहा है, ये समझो। यहाँ पर जो बैट है वो इस पिच को मीनिंग दे रहा है, राइट। यहाँ पे पिच appeared in 2 different sentences. In one, bat was nearby and that meant the cricket field. In the other, roof was nearby. याद करो, roof की pitch हम बात कर रहे थे, which was the angle, right? roof की pitch को हम angle बोल रहे थे। तो basically same spelling, completely different meaning। वो याद करो, जो बैट क्रिकेट वाला और मैमल वाला, जो बैट वाला हमारा प्रॉब्लम फंस रहा था एम्बेडिंग में, वो ऐसे सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है? इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ अटेंशन। अटेंशन मैकेनिज्म से ये चीज़ सॉल्व होती है। अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान देना। सो जब तुम एक सेंटेंस लेते हो तो तुम ध्यान दे रहे हो उस पार्ट पे जो उस पर्टिकुलर वर्ड को मीनिंग इम्पार्ट कर रहा है। सो अगर मैं वो बैट वाला एग्जांपल वापस लूँ, विराट कोहली प्लेज विथ अ MRF बैट। यहाँ पे बैट है क्रिकेट वाली, बिकॉज प्लेज ये वर्ड और विराट कोहली ये वर्ड, उन दोनों को वो मीनिंग, वो दोनों लेके इसको मीनिंग प्रोवाइड करेगा बैट को। बैट इज अ मैमल। इस सेंटेंस में जो बैट है वो मैमल के थ्रू रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये मैमल उसे प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एंकरिंग अ पर्टिकुलर वर्ड बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कम्स फ्रॉम अटेंशन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म है, ये एक एल्गोरिदम समझो जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर वर्ड को उसकी मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। समझ में आ गया? मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स ले लिए, बैट वाला एग्जाम्पल, पिच वाला एग्जाम्पल, कोर्ट वाला एग्जाम्पल था, वहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने किए थे ड्यूरिंग द गेम। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा ना, आप ये गेम जाके वापस खेलो। ये मैंने होस्ट कर रखा है ऑन अ पर्टिकुलर URL, आप जाके ये गेम को खेलो, बिकॉज जब आप ये गेम खेलोगे आपको समझ में आएगा वो सारे एग्जाम्पल जो हमने इसमें किए। आप वीडियो में पीछे जाके भी उन एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हम अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि पिच को ये बैट एंकर कर रहा है, तो यहाँ पे वो पिच की रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट हम उस वर्ड के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनसाइड द AI समझते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम AI फेसेस फॉर एवरी टोकन साइमल्टेनियसली। हर एक टोकन के लिए उसको मीनिंग डिफाइन करनी है, राइट। उसको थोड़ी पता है कि बैट में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि 25 बैट है। उसको तो इसका भी समझना है, उसको तो राम का भी समझना है, श्याम का भी समझना है, रमेश का भी समझना है। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके पास, उसको हर एक मीनिंग से एसोसिएट करना है उस वर्ड को, सो दैट वो, याद करो, एम्बेडिंग बना पाए। एम्बेडिंग बनने के बाद उन एम्बेडिंग्स को वो रिलेट कर पाए। ये सारा का सारा एक साथ हो रहा है, राइट। सो आफ्टर असाइनिंग नंबर लिस्ट टू एवरी टोकन, द AI रन्स अ प्रोसेस वेयर ईच टोकन आस्क्स एवरी अदर टोकन, हाउ मच शुड यू चेंज माई मीनिंग। ये लाइन समझो, मेरी मीनिंग को तुम कितना चेंज करोगे। तो द टोकन पिच फाइंड्स बैट नियर बाय एंड शिफ्ट्स इट नंबर्स टुवर्ड क्रिकेट ग्राउंड। समझो, आपके पास एक टोकन था पिच, आपके इस पूरे सेंटेंस में बैट आया, उसने उस पिच के जो नंबर्स उसने डिसाइड किए थे ना, उसको थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया क्रिकेट मैच के तरफ या क्रिकेट ग्राउंड के तरफ। समझे? तो बेसिकली अब आपके जो एम्बेडिंग्स वर्ड के बन गए, उनको वो शिफ्ट करते जाएगा बेस्ड ऑन दिस सेंटेंसेस कॉन्टेक्स्ट। अब जब आप LLM की बात कर रहे हो, तो LLM को पूरी दुनिया का डेटा आपने फीड किया। जब वो पूरी दुनिया के डेटा पे ट्रेन हो रहा था, तो आइडियली वो उन नंबर्स को शिफ्ट करते जा रहा था, सो दैट आपको एक फाइनल डिसाइफरिंग मीनिंग मिल जाए, राइट। हर एक सेंटेंस पे, हर एक आर्टिकल पे, हर एक जगह वो उस मीनिंग को बनाते 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 एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे अब वो इतना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपको, मुझे लग रहा है कि सब कुछ, अरे बाप रे, दिमाग का इंसान, मतलब इंसान का दिमाग आ गया है, क्या आ गया, कैसे आ गया, राइट। सो एंड ऑफ द डे अटेंशन रीरन हो रहा है विथ एवरी एग्जाम्पल दैट इज बीइंग फेड टू द मशीन। और वो उस पर्टिकुलर एम्बेडिंग को, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये यहाँ पे, कि जैसे अगर से ये बन गई किसी वर्ड की एम्बेडिंग 2 2 10 10, ये ऐसी, इसको शिफ्ट करते जाएगा विथ एवरी सेंटेंस दैट इट गेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको क्रिकेट ग्राउंड के तरफ ले गया, इन दैट स्पेस, मीनिंग वेक्टर जो स्पेस हमने बनाया था उसके तरफ वो इसको लेके जाएगा। इन सेकेंड सेंटेंस रूफ मिलता है तो वो उसको एंगल के तरफ लेके जाता है। ठीक है, उस पिच को थोड़ा एंगल के तरफ लेके जाता है। तो मेरी मीनिंग, एक वर्ड की मीनिंग, मतलब मेरी एज इन उस वर्ड की मीनिंग
को कौन सा वर्ड कितना शिफ्ट कर सकता है, ये आपका अटेंशन मैकेनिज्म है बेसिकली। अटेंशन का काम इतना ही है कि उस वर्ड की एम्बेडिंग को वो फाइनल एक ऐसे वैल्यू पे लेके जाए जहाँ पे वो टूवर्ड्स परफेक्शन पहुँचे विद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। ठीक है, ये एक बार डजन बार होते 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 आपको ये फाइनल मिलेगा, राइट। सो पिच नेक्स्ट टू बैट मीन्स अ क्रिकेट फील्ड, पिच नेक्स्ट टू रूफ मीन्स अ स्लोप, द एआई फिगर्स दिस आउट द वे वी डिड इट। सेंटेंस को देख देख के वो उसकी मीनिंग को डिफाइन करता है, ये होता है अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, हो सकता है अटेंशन मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो कि अरे ये कैसे कर दिया, पूरा डेटा दे दिया, ये हो गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन अटेंशन मैकेनिज्म दैट्स रनिंग बिहाइंड। वो एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, राइट। आज आप समझो कि आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो एलएलएम के साथ, राइट। हो सकता है आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, विच इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख जाओगे, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए मशीन को कितना दिमाग या कितना ट्रेनिंग देना पड़ गया। आपने जब ये बार बार इस प्रोसेस को किया तो तब उन वर्ड्स के एम्बेडिंग्स को मीनिंग्स मिली है। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे। हमने फोर्थ स्टेज में क्या किया था, यू सॉ हाफ सेंटेंस एंड योर ब्रेन इंस्टेंटली रैंक्ड द ऑप्शंस विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग, है ना। जब द क्राउड चैंटेड द किंग्स नेम था तो इसमें आपने फटाक से नेम बोल दिया, बिकॉज आप इतने सालों से इंग्लिश में ये सेंटेंस सुनते आए हो, आपने बहुत सारी स्टोरीज में पढ़ा है, चैंटिंग से आपका यूजुअली नेम से रिलेशन होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुश्ड यू टूवर्ड्स द किंग्स नेम, राइट। तो हमने यहाँ पे नेम प्रेडिक्ट किया, वैसे ही हर एक सेंटेंस में हमने कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट किया। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन। तो एलएलएम हमेशा एक नया टोकन प्रेडिक्ट करता है। सो इसको एआई में समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर टोकनाइजिंग, एम्बेडिंग एंड अटेंडिंग, द एआई डज द सेम कैलकुलेशन जस्ट एट अ स्केल दैट योर ब्रेन कांट मैच। वो एक ऐसे स्केल पे इस चीज को कर रहा है जो हम समझ नहीं सकते। तो वो क्या कर रहा है, जितने भी उसके पास टोकन्स हैं उसकी वोकैबुलरी में, जो कि 1 लाख हमने पहले देखा था फर्स्ट स्टेज में, हर एक टोकन को एक प्रोबेबिलिटी दे दे रहा है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सो द क्राउड चैंटेड द किंग्स नेम में नेम को एक प्रोबेबिलिटी दी, सॉन्ग को दी, प्रेस को दी, रेसिपी को दी, ऐसे 1 लाख सारे वर्ड्स को दे दी। बहुत सारे वर्ड्स इसमें मतलब भी नहीं बनते। द क्राउड चैंटेड द किंग्स क्रिकेट, कुछ मतलब नहीं है, उसको बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो, 0.00001 होगी, बट प्रोबेबिलिटी होगी, या तो 0 होगी या तो बहुत कम होगी। कुछ वर्ड्स को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे कि नेम को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, राइट। सॉन्ग को 8% है, बिकॉज चांसेस हैं। और ये इसने सीखा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। जब आप इसको पूरा डेटा देते गए तो ये सीखते गया कि अरे किंग्स के बाद नेम आ सकता है, क्योंकि किंग्स का नेम हम चैंट कर सकते हैं, राइट। सो चारों ऑप्शंस नहीं, हमारे मतलब इन आर केस इट इज़ मोर देन 1 लाख टोकन जो उसने बना रखे हैं। सो नेम माइट गेट 85%, सॉन्ग 6%, ये जो भी है, राइट। एवरी स्कोर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग दैट केम बिफोर। यहाँ पे जब वो कैलकुलेशन कर रहा है कि मैं नेम को दूँ, सॉन्ग को दूँ, प्रेस को दूँ, रेसिपी को दूँ, वो इस किंग्स के ऊपर, इस द के ऊपर, चैंटेड, क्राउड, इस द पूरे के उस पर डिपेंड करता है। सो जो भी कॉन्टेक्स्ट उसका इससे पहले ड्राइव हो रहा था, उससे वो उस मीनिंग को पिक कर रहा है। ठीक है, द AI doesn't know the answer, it doesn't think, it calculates. This is a very important takeaway from this session कि AI basically सोचता नहीं है, राइट। वो आंसर को जानता भी नहीं, वो बस कैलकुलेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी हर एक टोकन की कि अगला टोकन क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग एंड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट यू आर करेंटली डीलिंग विद। अगर मैं इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगला वर्ड प्रेडिक्ट करेगा। इसके पीछे के जितने टोकन है उनके बेसिस पे अगला टोकन वो प्रेडिक्ट करता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, predicting the next token is the engine that powers every language model ever built, right? ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमेशा आप एक ऑटो कंप्लीट करते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बस वो उस स्केल पे कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये सोचने लग गया है, राइट। सो इट्स मोर लाइक माई नेम, अब इजी आएगा, ठीक है, उसने वो पकड़ लिया, फिर अब जो भी नाम होगा, रमेश, रजत, जो भी होगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद जो भी आएगा, राइट। सो बेस्ड ऑन प्रीवियस वर्ड्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स वो आपका अगला वर्ड प्रेडिक्ट करता है। दिस इज ऑल दैट इट हैपन्स जब आप एक क्वेरी टाइप करके उसको भेजते हो। आप उसको बोलते हो ना कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो बोलता है द कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर माई रिपोर्ट्स फ्रॉम 2025 रिपोर्टेड हियर इज़ न्यू दिल्ली। उसने ऐसा कुछ दे दिया आपको, तो वो एक एक वर्ड को एक एक करके प्रेडिक्ट करते जाता है,
ठीक है, और ये वो कैसे करता है, दैट कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एन ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन. सो ये है आपका स्टेप नंबर 5, जिसमें हम किंगडम सेलिब्रेटेड विथ फीस्ट सॉन्ग्स, जो भी हम कर रहे थे ना, एक एक वर्ड प्रेडिक्ट करते जा रहे थे, दैट वाज आवर ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन. You build the spell one word at a time. That is what we did. Each word you chose determined what words were available next. Right? So once celebrated was spoken, it changed everything that could follow. तो जब हम उन वर्ड्स को सिलेक्ट कर रहे थे, कोई एक वर्ड पे क्लिक कर रहे थे, तो अगले जो वर्ड्स आ रहे थे आपके पास, वो उस वर्ड के बेसिस पे आपके पास आ रहे थे. राइट? सो इसको एआई में समझते हैं. दिस इज एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड, स्टेप फॉर स्टेप, हाउ ChatGPT राइट्स एवरी रिस्पॉन्सेज यू हैव एवर रेड. तो क्या हो रहा है, आफ्टर प्रेडिक्टिंग सेलिब्रेटेड, यहाँ पे इसने सेलिब्रेटेड हम नहीं भरा था, सो अगर हम सेलिब्रेटेड यहाँ पे पिक कर रहे हैं, द एआई डजंट मूव ऑन. ठीक है, इट रन स्टेप 1 through 4 अगेन. टोकनाइज, एम्बेडिंग, अटेंशन, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन. इन चारों स्टेप्स को वो वापस करेगा विथ सेलिब्रेटेड. सो इतने पूरे पार्ट को लेके द किंगडम सेलिब्रेटेड को पूरा का पूरा वापस करेगा, एडिंग दी इनपुट. तो इसको वो एडेड टू दी इनपुट करेगा. ठीक है, सो बेसिकली इट रन स्टेप्स 1 through 4 अगेन विथ सेलिब्रेटेड नाउ एडेड टू दी इनपुट. तो अब वो इतना पूरा लेगा और उसको फिर से चारों स्टेज के थ्रू पास करेगा. देन अगेन फॉर द नेक्स्ट वर्ड, अगर मैं विथ कर दूं यहाँ पे, अब वो प्रेडिक्ट करेगा विथ प्रेडिक्ट करके वो वापस से इतना पूरा पार्ट लेगा और फिर से टोकनाइज ये वो चारों स्टेप करके आपको नेक्स्ट वाला जनरेट करके देगा. 4th स्टेप आपका टोकन जनरेशन है. राइट? वो उसमें प्रोबेबिलिटी देके विथ के साथ फीस्ट बोलेगा, जो हम कर रहे थे. याद करो हम क्या कर रहे थे, द किंगडम सेलिब्रेटेड. अब सेलिब्रेटेड करने के बाद हमने सेलिब्रेटेड के हिसाब से अगला टोकन प्रेडिक्ट किया. तो वो भी यही कर रहा है कि उस स्टेप को रन कर करके, चारों स्टेप को वापस रन करके अगले वाला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है. देन अगेन अंटिल इट डिसाइड्स टू स्टॉप. जब उसको लग जाता है कि मेरा आंसर पूरा हो गया, वो रुक जाएगा और आपको वो आंसर दे देगा. जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रीमिंग दिख रही है, दैट कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. राइट? तो अब एक काम करते हैं, अब ना इसको बहुत कुछ डिस्कस हो गया इन द लास्ट मे बी 10-15 मिनट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस मैप्स टू एआई. बट एक काम करते हैं, एक वापस से पूरा का पूरा समझते हैं क्या हो रहा है. राइट? सो स्टेप 1 इज टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन का अगर मैं सिंपल से रिविजन करूँ, तो टोकनाइजेशन में क्या हो रहा था, सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे थे इनटू टोकन्स दैट द मॉडल अंडरस्टैंड्स. ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1. हर एक मॉडल के पास ऐसे 1 लाख पीसेस होते हैं. ठीक है, अब हमने उसके बाद क्या किया, उसके बाद एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया. एम्बेडिंग्स इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग एवरी टोकन विथ सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स, और उस टोकन को हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं. पैरामीटर्स अगेन पावर स्पीड नहीं होता है, ये ध्यान रखना. ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिया था. पैरामीटर्स वुड बी समथिंग दैट दी LLM नेटिव. राइट? वो LLM को नेटिव रहेगा, बट उस एम्बेडिंग से उसको एक स्पेस, मीनिंग स्पेस में वो रख दे रहा है. तो जो पास वाले वर्ड्स हैं, किंग, क्वीन, क्रिकेट, फुटबॉल, ये आसपास आएंगे, दे विल बी नेबर्स. वर्ड्स दैट, लेट्स से क्रिकेट एंड किंग दूर हो सकते हैं, क्रिकेट एंड क्वीन दूर हो सकते हैं, क्योंकि उनका उतना कुछ रिलेशन नहीं है. बट नेबर्स विल कम टुगेदर and the other words would be farther apart. Right? So tokenization, फिर उसके बाद उस टोकन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया. फिर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको दिया अटेंशन. अटेंशन इज प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर, जो कि हर एक वर्ड के मीनिंग को एंकर करता है टू द कॉन्टेक्स्ट. कि यहाँ पे अगर पिच है, तो पिच अगर बैट के साथ आ रहा है तो ये क्रिकेट की बात हो रही है. राइट? तो फिर अब वो उसको क्रिकेट की तरफ मूव करने लगता है एम्बेडिंग को. ठीक है, ये हमने समझ लिया. और फिर हम आ रहे थे नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन पे. टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, अटेंशन. अटेंशन के बाद नेक्स्ट टोकन का प्रेडिक्शन, कि बेस्ड ऑन द करेक्ट इनपुट अब क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वर्ड की कौन सी है. सो द क्राउड चैंटेड द किंग्स में नेम की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये उसने सीख रखा है और ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में नेम सबसे इंपॉर्टेंट है. बट ये प्रेडिक्ट कैसे होता है, ये प्रेडिक्ट होता है ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन कर करके. हर एक टोकन को इनपुट में वो ऐड करते जाएगा, उसको पूरा पिक करके फिर अगला टोकन प्रेडिक्ट करेगा, फिर अगला प्रेडिक्ट करके फिर उस पूरे को लेगा, फिर नेक्स्ट को लेगा, फिर पूरे को लेगा. राइट? तो आपका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट विंडो हिलते जाएगा एंड हर एक के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट होते जाएगा, विच वुड कीप द कॉन्टेक्स्ट सेम. ऐसे आपको आंसर आ रहा है. इतने कैलकुलेशंस, इतना पूरा ऑप्टिमाइजेशन, इतना पूरा
प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग सब कुछ होने के बाद आपको आंसर यहाँ पे दिखता है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि एक एक वर्ड स्ट्रीम हो रहा है, बट वो स्ट्रीम नहीं हो रहा है, वो प्रेडिक्ट हो रहा है। वो प्रेडिक्ट होकर आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, राइट। सो दिस इज योर एंटायर थिंग, टोकनाइज, एम्बेड, अटेंड, प्रेडिक्ट एंड देन रिपीट। ये चारों स्टेप रिपीट में जब चलते रहेंगे तो आपका मॉडल आपको आंसर देता है। कोई भी एलएलएम हो वो ऐसे ही चलता है आज के दिन में, राइट। सो यहाँ पे एजेंडा क्या है? यहाँ पे एजेंडा ये नहीं है कि आप ये चारों के चारों, पांचों के पांचों प्रोसेस को एकदम समझ जाओ। अगर आप समझ गए और आपको इससे पहले ये नहीं आता था तो आप नहीं समझो, मेरी मानो। You would get an idea of what is happening, but you will not understand all of these processes in depth because ये processes काफ़ी difficult हैं। ये processes को समझना काफ़ी difficult है, और इसीलिए हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे आगे, जिसमें हम ये हर एक प्रोसेस को इंटरनली डेप्थ में जाके तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, समझेंगे कि टोकनाइजेशन हो कैसे रहा है, और हो रहा है तो ऐसे ही क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। It will build the intuition behind tokenization. We'll build the intuition behind embeddings. We'll try to understand how vectors are created, how this cosine similarity is working, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ को हम तोड़ेंगे। अगर हम अटेंशन मैकेनिज्म है तो अटेंशन मैकेनिज्म को समझेंगे कि अटेंशन मैकेनिज्म ऐसे ही क्यों चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे चल रहे हैं, वो कैसे इस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी है, प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है, हर एक। अब इस स्टेप को, अब हम स्टेप समझ गए। देखो, इस वीडियो से तुम्हारा टेक अवे बस ये होना चाहिए कि मैं जब क्वेरी लिखता हूँ, कि मैं जब पूछता हूँ व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हो क्या रहा है, कैसे वो टोकनाइज कर रहा है, कैसे वो टोकनाइज करके उसको एम्बेड करता है, कैसे वो एम्बेड करके उसको अटेंड करता है, कैसे वो अटेंड करके प्रेडिक्ट करता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ठीक है। गेम वॉज अ डिकॉय फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल प्रोसेसेस आर देयर। वो डिकॉय से हमने पूरी की पूरी एआई की पाइपलाइन को समझा है, जनरेटिव एआई और एलएलएम में ये कैसे होता है। कोई भी एलएलएम आप अगर आज के दिन में लोगे तो ये एक्चुअली कैसे कर रहा है, वो हमने यहाँ से समझा, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी टेक्स्ट स्ट्रीमिंग ऑन योर स्क्रीन वर्ड बाय वर्ड इन रियल टाइम, दैट्स नॉट अ डिस्प्ले ट्रिक, ठीक है। इट्स ईच वर्ड अपीयरिंग इज द एआई कंप्लीटिंग वन फुल लूप। Tokenize the context, embed every piece, figure out what attends to what, and predict the single most probable next token, जो मैंने तुमको बताया, right? Then start again. 500 वर्ड रिस्पॉन्स, 500 पूरे लूप्स उसमें चल रहे हैं। अगर तुम्हें 500 वर्ड का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हर बार टोकनाइजेशन हो रहा है, एम्बेडिंग बन रही है, अटेंशन हो रहा है, वर्ड प्रेडिक्शन हो रहा है, फिर अगला वर्ड, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, अटेंशन, फिर अगला वर्ड, फिर अगला वर्ड, राइट। ऐसे तुम्हें 500 वर्ड्स वो दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में पूरी की पूरी पाइपलाइन की कैसे एक क्वेरी से आंसर आता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उस पाइपलाइन को तोड़ें, हर एक चीज को उठाएं, टोकनाइजेशन को इन डेप्थ समझें, एकदम स्क्रैच से। इसके लिए कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक टिक टोकन करके है जो जीपीटी का टोकनाइजेशन मॉडल का दिखाता है कि वो टोकन्स कैसे बनाता है। सो विल गो थ्रू एवरीथिंग वन स्टेप एट अ टाइम, ट्राई टू सी कि टोकन्स कैसे बन रहे हैं, हर लैंग्वेज में टोकन्स कैसे बन रहे हैं, फिर उसके पीछे का इंट्यूशन समझेंगे कि ये कैसे टोकनाइज कर रहा है, हम कैसे अपना एल्गोरिदम डिराइव कर सकते हैं, एवरीथिंग। सो यू डोंट हैव टू वरी अगर तुम्हें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, बिकॉज आप ये पहली बार सुन रहे हो। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि कोई मैजिक नहीं हो रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि पीछे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके होती हैं, और तब आपको एक आंसर मिलता है, ठीक है। कूल। सो आप ये गेम खेलो, आपको ये गेम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको इन्फॉर्मेशन में भी ये गेम की लिंक मिल जाएगी। ट्राई टू प्ले दिस थ्रू, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट एवरीथिंग टू द गेम नाउ। आप एक दो बार ही गेम खेलोगे ना, आप ये समझ जाओगे कि ओके एंटायरली हाउ इट्स वर्किंग आउट। और नहीं भी समझ में आ रहा हो तो वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू पुट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर देयर, जो कि आप कंज्यूम करके और सीख सकते हो। कुछ नोट्स हो, कुछ फंडामेंटल चीज़ें आपको अगर समझनी है, रिसर्च पेपर्स आपको समझने, वी विल डू ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़ ओवर देयर, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आते रहूँगा इस चैनल पे, और हम और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डीप ब्रेक डाउन करेंगे, सो दैट आप एआई समझो, सीखो, और हम अपना खुद का एलएलएम बना पाए, ठीक है। थैंक यू।